एनसीईआरटी पढ़ो, कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, ये पता नहीं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को लेकर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है और क्या सवाल दिखते भी हैं एनसीईआरटी से आए हुए। खाली एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, कैसे पढ़ना है ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th की पुस्तक, पेज नंबर तक मेंशन कर रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी में जो बॉक्स में चीज़ें दी गई हों, जो इमेजेस हों, जो मैप हों, वो क्वेश्चन का एरिया है। हेलो जो स्टॉक के ऑडियंस, फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपके सामने सिविल सेवा परीक्षा की बात करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं अखिल मूर्ति, संस्कृति आईएएस का मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बात वहीं से शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने जो हमें सुना, समझा और बहुत सारे बच्चों के उसमें कमेंट्स बॉक्स में देखा कि सर एनसीईआरटी को कैसे कवर करें। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले कुछ वीडियोस में उन बातों को समझकर कि यूपीएससी के नेचर्स को लेकर मैंने बात किया था, हिंदी माध्यम की तैयारी को लेकर भी बात किया था, जो स्टॉक में ही आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद यहाँ पर ये चीज़ आती है कि आखिर एक तैयारी के लिए जो यूपीएससी में चर्चाएं होती हैं, जो बात कही जाती हैं, किसी से भी आप पूछिए तो पहली बात यही कहेगा कि एनसीईआरटी पढ़ो। कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, ये पता नहीं है। और फिर वो पूरा पढ़ने के बाद भी उसको लगता है कि अरे सवाल नहीं हो रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी को लेकर उसकी हाइट को देखते हुए कि वो ऑल इंडिया सर्विस एग्जामिनेशन, देश की सर्वोच्च सेवा, तो परीक्षा भी इतनी बड़ी है तो इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल भी बड़ा होगा और साथ में कुछ बढ़िया, मतलब कहीं ऐसी जगहों पर जाकर पढ़ना होगा जहाँ कोई अच्छी मतलब पूरी लाइब्रेरी मौजूद हो, सेंट्रल लाइब्रेरी हो, जहाँ पर इतने सारा सोर्सेज हों, उनसे हम कुछ न कुछ निकाल कर ले आए और कोई न जाने। बस यही गलत है। आपकी तैयारी में आपकी साइकोलॉजी बड़ी मायने रखती है कि आपको अगर लगता है कि आपने ये सोच लिया कि आपको खाली पता होगा, दूसरे को न पता हो, यकीन मानिए कि आपको पता होगा, इसका मतलब वो क्वेश्चन आना ही नहीं है। यूपीएससी के नेचर में ये है कि जितनी चीज़ें सबको पता है हम उसी में से पूछेंगे और तुम अगर सही करके दिखा दो तो बताएं। यानी आपकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे होंगे कि एनसीईआरटी को लेकर मेरा अपना तरीका ये भी, और मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं और मैं बता रहा हूं, बेकार की बात है। क्यों ना हम सीधे बात करें कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को लेकर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को कैसे कवर करना है और क्या सवाल दिखते भी हैं एनसीईआरटी से आए हुए, और अगर हैं तो खाली एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं, कैसे पढ़ना है ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के लेवल पर हम बात करेंगे कि आखिर वह एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आए हुए एनसीईआरटी से, मैं आपको क्वेश्चंस कुछ दिखाऊंगा और उसको जरा इस रूप में चलते हैं कि देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया 2022 में और क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा नहीं है, घबराइए मत एकदम। बस खाली मैं एग्जांपल रखकर ये दिखलाना चाह रहा हूं कि कैसे हमें अपनी स्टडी को थ्रू एनसीईआरटी कवर करना है। लिखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और आप विचार करने लगे क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। लिखा है, अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में है। और इसमें फाइनली फिर कितने सही है। अब देखिए, नाम दिया हुआ है कि शिलालेख उसके अशोक के कहाँ पर हैं, तो धौली उड़ीसा में है, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में है, जौगढ़ ये दरअसल उड़ीसा में है, कालसी
उत्तराखंड में है, कर्नाटक दिया हुआ है, इसलिए गलत। अब ये पैटर्न यूपीएससी ने एक नया ले आया है यहाँ पर, कितने सही है। पहले ये चीज होती थी कौन कौन से ठीक है, तो वो देते थे ऑप्शन ए में 1 2 3, 1 2 3 4, उसमें थोड़ी सहूलियत हो जाती थी एलिमिनेशन थ्योरी की। यहां पर मामला ये कि 4 के चारों स्थान आपको पता नहीं है अगर, तो आप नहीं जान सकते, उत्तर नहीं सही कर सकते। कितने युग्म, कितने पेयर सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल, और सभी 4। अब ये समझिए यूपीएससी में जब अशोक के अभिलेख की बात आती है, आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अभिलेखों में क्या क्या लिखा है वो सारा पता रहेगा आपको। चूंकि मैं इतिहास पढ़ा रहा होता हूं इसलिए इन क्वेश्चंस को रखा हूं उदाहरण में भी, कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अशोक के अभिलेख पढ़ रहे हैं, तो धौली में क्या लिखा है, समस्त प्रजा मेरी संतान है, ये सारी बातें आपको अक्षर से याद रहेंगी। लेकिन यही नहीं याद अगर है, यही नहीं पता है कि किस राज्य में है, बेसिक क्वेश्चन यही कहते हैं कि अगर बेसिक्स आपका तैयार नहीं है तो यूपीएससी में आप मेहनत तो करते रहेंगे। अब जैसे आपको दिखलाऊं, ये भूल जाइए कि उत्तर क्या है, चलिए उत्तर तो हमने कह दिया कि ये 1 और 2 यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 युग्म ठीक हैं। असली बात ये है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं बेसिक्स, कहां से ये चीजें आई। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, और ये एनसीईआरटी में आपको दिखलाऊं कि क्लास 6 की पुस्तक कालसी, धौली जौगढ़, एर्रागुड्डी। देखिए जब क्वेश्चन ये आया तो विश्लेषण करने वाले तो तुरंत ही, सवेरे दिन में क्वेश्चन हो रहा, शाम को बैठ गए और यूट्यूब पर बैठकर घोषित कर दिया कि सदी का कठिनतम प्रश्न है, क्लास 6 का है। यहीं से शुरुआत होती है बच्चे की अपनी पढ़ाई उस रूप में जो एनसीईआरटी पढ़ता है। अंदाजा लगाइए, ये सवाल यहां पर आपके पास है। अब देखिए दिक्कत क्या है आपकी, दिक्कत ये है कि हम एनसीईआरटी को करते क्या है कि जो पेजेस लिखे हुए दिख रहे हैं बस वही पढ़ते हैं, जैसे ही मैप का आता है उसको पलट देते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस का मामला है। बेसिक क्वेश्चंस क्या इससे होंगे ज्यादा कुछ, तो आपको पढ़ने का तरीका बतला रहा हूं कि मैप आता है और आप पलट कर आगे बढ़ जाते हैं, इमेजेस है उनको आगे बढ़ जाते हैं। बस यही मत कीजिए। यूपीएससी के अंतर्गत आए हुए कठिनतम प्रश्न जिसे कहते हैं वो एनसीईआरटी की इन पुस्तकों और मैप और इमेजेस से होते हैं। करना क्या है इसको कि आपने पढ़ा, ये चीजें कैसे पता चलेंगी कि यही 4 स्थान है, क्या है, यही असाइनमेंट है, यही तरीका है कि आपने एक नोटबुक लिया और उसमें ये सारे नाम मेंशन कर लिए जितने दिए, उसके आगे स्टेट लिखिए। पढ़ते तो आप वैसे भी हैं बहुत कुछ, बस इन सारे नाम को लिखिए, स्टेट लिखिए, उसके आगे किसी स्थान विशेष के स्तर पर जो बातें लिखी हुई हैं, आप अपनी पुस्तक में जो आपके पास पाठ सामग्री है, जो आपने पढ़ा हुआ है अशोक के अभिलेखों को लेकर, किसी स्थान विशेष के अंतर्गत क्या खास बात कही गई, बस उसके आगे एक लाइन का मेंशन कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस कठिनतम जो कहे जाते हैं वो आपके पास यूपीएससी में नजर आएंगे इन्हीं सब से। और खाली एक प्रश्न नहीं, मैं तो आपको कई सारे ऐसे प्रश्नों को लेकर दिखा रहा हूं कि जहां पर देखिए 2023 में आया हुआ प्रश्न है ये, और उसमें लिखा हुआ है कि धान्यकटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। फिर वही स्टेट की बात है, किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। नहीं पता हमें उत्तर, छोड़िए अभी उत्तर को, मैं आपको दिखलाता हूं कि आखिर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। देखिए ये क्लास 12th की पुस्तक
पेज नंबर तक मेंशन कर रहा हूं आपको। मैंने पहले बताया कि यूपीएससी की तैयारी एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की डिमांड करती है। ये मुद्दा नहीं है कि एनसीईआरटी में आता है, कहाँ से है वो दिखला रहा हूँ। पेज नंबर भी लिखा हुआ है, किस क्लास की है। और मैप देखिए, इस मैप के अंतर्गत भी धान्य कटक दिया हुआ है। अब सवाल पर लौटें कि धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। तो धान्य कटक कहां अवस्थित दिख रहा है? यह क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश। स्वाभाविक सी बात है, ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको। मैप है, इसमें जो प्लेसेस दिए हुए हैं उनको मैंने पहले बताया कि आप जैसे ही मैप आता है तुरंत क्या करते हैं, पन्ना पलटकर आगे बढ़ गए और वो पूरा जो लिखा हुआ बस वही पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का मामला। और देखिए इसमें भी वही करना है। नोटबुक बनाइए, सारे स्थानों को लिखिए, उसके सामने स्टेट लिखिए। देखिए टफेस्ट क्वेश्चन आपका कैसे आपके हाथ में आए। और यही नहीं, जो भी सवाल हमने आगे भी देखा कि जैसे देखिए एक सवाल ये। अच्छा, एक चीज़ और इसके बारे में आपको बतलाऊं, जब आप एनसीईआरटी की बात कर ही रहे हैं, अब देखिए क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, धान्य कटक आंध्र प्रदेश में आ रहा है, दोबारा कभी नहीं आएगा, भूल जाइए ये चीज़। फिर इसका उपयोग कैसे करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है और क्यों पढ़ना चाहिए? खाली इसलिए नहीं कि उत्तर ABCD क्या होगा, इसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। अब आपके लिए यहां पर एक इंफॉर्मेशन भी है कि महासांघिक जो के अधीन एक बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये बौद्ध केंद्र, यानी महासांघिक कोई बौद्धों का एक संप्रदाय है, एक गुट है। आने वाले समय में आपके पास इससे सवाल होगा कि महासांघिक किस एक धर्म की अपनी शाखा या गुट है, किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव व वैष्णव। इसके बारे में अब आपको जानना है। ये आपकी स्टडी का एक असाइनमेंट हुआ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि खाली उत्तर ABCD जान लिया, बल्कि ये समझना है कि आखिर आगे के लिए भी तो तैयार हो सकें। ये की है आपके लिए कि एक वर्ड है जिसको आपको कवर करना है। ताला इसी से खुलेगा यूपीएससी का। खाली ये नहीं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने कर लिए, टेस्ट सीरीज उठाकर 10 जगह की ले ली, दिन भर में 10 टेस्ट सीरीज कर रहा हूं मैं, ABCD आंसर देख रहा हूं। मेहनत भी होगी, समय भी जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आएगा। इसलिए अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका तरीका अप्रोच देखिए। अब जैसे ये सवाल है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पोमपुहार और मुचरी किस रूप में विख्यात थे? 2023 में आया वो प्रश्न है। और इसका भी मैं आपको दिखलाऊं कि देखिए एनसीईआरटी की क्लास 6 की पुस्तक है और यहां पर यही मुजरिम, यही फुहार, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि एनसीईआरटी की 12th की पुस्तक है। देखिए यहीं पर वो धान्य कटक का मामला था, एक ही पुस्तक से 2 सवाल उसी मैप से। अंदाजा लगाइए, आने वाले समय में आपसे पूछ लेगा भारूकक्ष, बंदरगाह को लेकर बात करेगा, तो कहीं और से थोड़ी ना सवाल आपके पास जो आ रहे होते हैं वो देखिए कि आखिर मुचरी पुहार ये क्या है। ये एक तरीके से पत्तन है और लिखा हुआ है। देखिए एनसीईआरटी में मजेदार बात ये है कि इसमें लिखा भी हुआ है कि दक्षिण भारत के पत्तन यानी पोर्ट, बंदरगाह काली मिर्च और अन्य मसालों की निर्यात दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अगली बार भविष्य में कभी प्रश्न आएगा अगर इस मैप से, तो मैं आपको अभी से बतला दूं कि लिखा हुआ है कि मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में है, ढूंढो। अरिकामेडू का यह रोमन नाम था। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये संकेत है इस बात का कि आपसे अगला सवाल जो होगा कभी वो ये होगा कि अरिकामेडू का रोमन नाम क्या था। ये 4 नाम दे देगा।
बेरी गाजा, मसूलीपट्टनम, मुजरिम और पोडुका, और हाय तौबा मचाइएगा कि कहाँ से आ रहा है सवाल। इसी को कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर क्लियर है आपकी, पढ़ने का तरीका साइंटिफिक है, रिजल्ट आपके पास होगा। पहले के लोग यही कर रहे थे, जो हिंदी माध्यम कर रहे हैं ना। आज के दौर में हिंदी माध्यम के बच्चों की रीडिंग हैबिट है ही नहीं, क्योंकि उनको वो कुंजी और गुटका वाली चीज़ लग गई है कि थोड़ा थोड़ा कहीं से मिल जा रहा पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब है थोड़ा सा फोकस्ड रहिए। सोर्सेज आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑथेंटिक क्या चीज़ है। इसी तरीके से देखिए अगला सवाल एक, कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप विचार करने लगेंगे। पहली चीज ये भी तरीका सीखिए कि विचार करके क्या तय करना है, कथन कौन सा सही है। इसमें लिखा है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होते हैं। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारक संरचना होती है। देखिए फिर वही चीज, कितने कथन सही हैं। यहाँ मुद्दा ये नहीं कि कौन कौन से सही हैं, कितने, तीन के तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको नहीं होगा। ये सवाल पढ़कर लग रहा होगा कि कुछ बहुत कठिन और जटिल चीज है। मैं आपको बतलाता हूं कि देखिए एनसीईआरटी से सवाल, कि आखिर कैसे और किस रूप में ये चीजें दिख रही हैं। ये एनसीईआरटी भी देखिए 12th की, पेज नंबर भी लिखा है, जरूर लेकर देखिएगा, चेक करिएगा। ऐसा तो नहीं कि, हालांकि जो स्टॉक में कोई इन्फॉर्मेशन फेक नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ ये चीज़। देखिए कहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी में जो बॉक्स में चीज़ें दी गई हों, जो इमेजेस हों, जो मैप हों, वो क्वेश्चन का एरिया है। उपजाऊ भूमि है, वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये तो मैं खाली 1 साल के सवाल दिखला रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। लिखा हुआ है देखिए, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, और वहां लिखा हुआ था बुद्ध से पहले की रही होगी। तो एक तरीके से ये कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। नो, मूलतः नहीं है, बाद में जुड़ी हुई है। फिर देखिए क्वेश्चन की लाइन पढ़िए अगली, चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अवशेष रहते थे। क्वेश्चन पर आइए, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। कोई परिवर्तन है? फिर अगली लाइन देखिए, कि समूचे स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। बौद्ध परंपरा में स्तूप को एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, उसी को कहा जा रहा है। कितने कथन सही हैं? टिक कितने में लग गया? 2, यानी 2 स्टेटमेंट करेक्ट। तो एनसीईआरटी के लेवल पर हम क्या करते हैं, जो बॉक्स में लिखा है, जो चीजें लिखी हुई हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं। आगे के लेवल पर भी आपको मैं संकेत कर दूं कि सवाल कहां से हो सकते हैं। देखिए जैसे ये बॉक्स में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे उसके बारे में, और फिर ये लिखा है, यह उद्धरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। अब जब बौद्ध साहित्य आप पढ़ते हैं तो सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, एक तरीके से विनय पिटक, वो अलग अलग ग्रंथ हैं उनके। अब एक ही सवाल आपके पास यहाँ से बनता है, ये पूरी कथा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पूरी कथा नहीं पूछता, लेकिन ये सारी चीज़ों को लिखने के बाद, चूंकि मैंने कहा कि लंबाई चौड़ाई भी आपके पास होती है प्रेशर बनाने के लिए, इतना लिखने के बाद वो कहेगा यह उद्धरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, जो किस पिटक का हिस्सा है? सुत्त पिटक। भविष्य के स्तर पर ये सवाल आएगा और आपको लगेगा कि कठिनतम सवाल है, मैं लेकिन बता रहा हूं एनसीईआरटी बेसिक बुक। तो अवेयरनेस का मामला है, आपकी तैयारी तो सभी कर रहे हैं ना, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन फोकस कहाँ होना है, ये ज्यादा जरूरी बात है। और इसी तरह देखिए एक सवाल ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
स्थल हैं और जिसके लिए ये जाना जाता है। 2023 में ही आया हुआ सवाल है। कितने सवालों को मैं इसलिए रखा हुआ हूँ कि आपको पता चले कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे कवर करना है। बेसनगर शैव गुफा मंदिर, भज बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कितने युग्म सही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये टफेस्ट वन होते हैं कि जब तक तीन के तीनों के बारे में आपको नहीं पता है वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। अब ऐसी स्थिति में जो एनसीईआरटी में भी चीज़ें दी हुई हैं, आमतौर पर आपको बतलाएं कि देखिए फिर ये एनसीईआरटी एक है भारतीय कला का परिचय, और उसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर जो एक चित्र भी बना हुआ है, देखिए चैत्य गुफा संख्या 12 भज, ये अपने आप में पूरा का पूरा बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों के संदर्भ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नासिक कार्ले कन्हेरी में भी पाया जाता है, चैत्य कच्छ, यानी कि ये सारी बातें इसके अंतर्गत लिखी हुई हैं और बाकायदे इमेज दी गई है। तो उसी को भज के रूप में पूछ रहा था। उसी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि सित्तनवासल, तो देखिए जब पांडे सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला को संरक्षण प्रदान किया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल तमिलनाडु में स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। लौटिए प्रश्न की तरफ। भज बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। इसी तरीके से उनके अलग अलग पेजेस में बेसनगर के अंतर्गत वह बना हुआ जो है वह गरुड़ स्तंभ है। तो गरुड़ स्तंभ, गरुड़ एक तरीके से विष्णु का वाहन कहलाता है, दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो 2 सही दिख रहे हैं। अब सित्तनवासल को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा, लिखा हुआ है देखिए सित्तनवासल स्थित जैन गुफाएं। तो क्वेश्चन कहीं और से नहीं, आपको अगर एक चीज़ पता है कि एनसीईआरटी और क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तरीका पता हो, पतली पतली वो पुस्तकें, वे विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं क्लास 6 के, 7th के, 8th के, 9th के, और आप यही तो कहते हैं ना, इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का क्या दोष है? जो बच्चा पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है। वो अगर इंग्लिश मीडियम का होगा और लापरवाही करेगा, यहाँ नहीं पढ़ेगा तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जितने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, सिलेक्शन सबका हो जा रहा है। इसलिए लैंग्वेज से दिमाग फोकस अपना हटा दीजिए। आपकी पढ़ाई किस दिशा में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी भी चाहिए कि आपके सोर्सेज जो दिए हुए हैं उनको कवर करिए। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या कवर करना है, तो आप जो इमेजेस लिखी हुई हैं, जो यहाँ पर दिए हुए हैं, जो बॉक्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको कवर करिए, नोट डाउन कीजिए, पढ़ाइए, तब जाकर ये चीज़ें होंगी। तो ये चलिए अब एक तरीके से इन प्रश्नों के साथ मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है और एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। मैं फिर से ब्रीफ कर दूं कि क्वेश्चंस उस रूप में रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो भी आपके पास एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत आपको करना केवल एक काम है, जहाँ जहाँ मैप में, इमेजेस में कहीं पर कोई चीज़ दी हुई है उसका एक टेबल बना लें, नोटबुक रखें, उसमें मेंशन कर लें कौन कौन सी इमेजेस है। लिखा हुआ है सित्तनवासल, देखिए इमेज में लिखा हुआ है पूर्व पांड्य काल के चित्र 9वीं शताब्दी ईस्वी। अगले बार कभी क्वेश्चन आपके पास होगा कि किस काल का चित्र है, किस धर्म से नहीं, किस कालखंड का है, तो आपके पास एक संकेत है कैसे सवाल बन सकते हैं। सवाल आ गए फिर हम उत्तर जाने तो क्या पढ़ाई का फायदा। हम पढ़ाई वो करें जिसके माध्यम से आगे आने वाले समय में हमें सवाल मिले। इसी को कहा जाता है कि एनसीईआरटी बेसिक बुक्स हैं, उनको कवर करना। कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बतलाया कि जो इमेजेस हैं, जो मैप दिए हुए हैं, जो बॉक्सेस में चीज़ें मेंशन हैं, उनको अपने नोटबुक में मेंशन करिए। कहीं पर अगर खाली प्लेस है तो उसका स्टेट ज़रूर देखिए, अगर वो स्टेट है तो वहाँ पर उस चीज़ की महत्ता क्या है उसको समझिए और निश्चिंत हो जाइए सफलता के लिए। 50% कट ऑफ है, कट ऑफ पहले बता चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा हाहाकार नहीं मचाना है, सभी विषयों के स्तर पर ये चीज़ें हैं।
तो उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी के इस तरीके से पढ़ने का लाभ मिलेगा। ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताइएगा कि ये करने के बाद आपको लाभ मिला या नहीं मिला। पढ़ाई अगर करना चाह रहे हैं तो तरीका तो यही होगा। तो फिर आगे हम लोग कुछ न कुछ मुख्य परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया संस्कृति आईएएस को फॉर हिंदी मीडियम यूपीएससी कोचिंग और कोर्सेज के लिए। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है संस्कृति आईएएस। शायद अखिल मूर्ति सर की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है, जिनके निर्देशन में है संस्कृति आईएएस। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली है। तो जोश टॉक्स ने संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा।